नवादरात के इस पाकिस्तानी व्यापारी की रुदात कई मोड़ मुड़ने के बाद एकदम इख्तिताम को पहुंच गई थी। हम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। साफ पता चलता था कि जावा के खतरनाक शूटर और सरकारी एहलकार घेरा तंग करते जा रहे हैं। न जाने क्यों लम्हों में अचानक मेरे पर्दाए तसव्वुर पर उसी नौजवान मलंग का चेहरा उभर आया जिससे हमारी मुलाकात हारूना आबाद के होटल में हुई थी। उसका हवनिक चेहरा, उसका चर्बीदार बरहना जिस्म, उसकी चमकीली आंखें, सब कुछ मेरे जहन में आया। उसके पुरअंदेश अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। उसने कहा था, तुम मरने जा रहे हो, वापस चले जाओ तो तुम्हारे लिए बड़ा चंगा है। ये लड़की मुसीबत में है, तुम सब मुसीबत में आ जाओगे। तुम्हारे पीछे काले परछावे हैं, ये तुमको मार देंगे, तुम्हारी कब्रें बनेगी और पता नहीं कब्रें भी बनेगी या नहीं। उसने इसी तरह की बेसुरोपा बातें की थी। मुझे झुरझुरी सी आ गई। मेरा दिल चाहा मैं सरवत को अपने बाजू में छुपाऊं और अपनी जान पर खेलकर इसे हर आफत से दूर ले जाऊं। अगर मुझे मौत भी आए तो इस इत्मीनान के साथ आए कि सरवत महफूज है और अपनों में है। गोलियां मींह की तरह बरस रही थी। इमरान और उसके साथी भरपूर जवाब दे रहे थे। जख्मी जिलानी समेत ये सब के सब बेहद तरबियत याफ्ता और निडर लोग थे। और क्यों ना होते, इमरान जैसा बंदा इनका कमांडर था। वो तो मुर्दा दिलों में जान डाल देता था, ये तो फिर जोश से भरे हुए ट्रेंड शूटर्स थे। दाएं तरफ से वो लोग खासे करीब आ गए थे। एक टोली हमसे सिर्फ 15-20 मीटर की दूरी पर थी। इन लोगों की चलाई हुई गोलियों से ही इब्राज सदीकी हिट हुआ था। दफातनिक जोरदार धमाका हुआ। मुख्तलिफ अशिया के परखचे हवा में उड़ते नजर आए। ये जगत सिंह ने अपना काला अनार इस्तेमाल किया था। अब वो दूसरे काले अनार यानी दस्ती बम की पिन खींच रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि उसे रोकूं या उसकी हौसला अफजाई करूं। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने एक चिंगार के साथ ये बम भी नशीब में फेंक दिया। समात शिकन धमाके से चोला निकला और एक इंसानी जिस्म हवा में उड़ता हुआ नजर आया। जगत सिंह जोश से दीवाना हो रहा था। उसने ऑटोमेटिक राइफल मजबूती से थामी और उठना चाहा। वो सारे अंदेशे एक तरफ रखकर हमला आवरों की तरफ लपकना चाह रहा था। यह दिलेरी नहीं, हमाकत थी, दीवानापन था। मैंने जगत का बाजू जकड़ लिया। नहीं जगत, नीचे बैठो, नीचे। मैं दौड़ा। एक गोली आई और जगत के सर के पास से गुजर गई। मैंने खींच कर जगत को नीचे बिठा दिया। वो सीने की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, ललकार रहा था, मार दूंगा, फना कर दूंगा, फना कर दूंगा। उसका जोश दीदनी था। फिर इस गैर मामूली जोश की वजह भी मेरी समझ में आ गई। जगत सिंह के फेंके हुए दूसरे दस्ती बम के धमाके में मैंने जिस इंसानी जिस्म को हवा में उछलते देखा, वो अभी की लाश की सूरत हमसे 10-12 मीटर की दूरी पर था। इस लाश की गर्दन पर से कोई आध किलो गोश्त गायब था। अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। मैंने उसे उसकी गैर मामूली चौड़ी नाक से पहचाना। यह प्रेम चोपड़ा था। यही शख्स था जिसने लंगड़ीपुरा में आशा कौर को कमरे में ले जाकर बेआबरू किया था। नशे में धुत होकर वो उसकी मजबूरी से खेला था और बाद अज़ां वो जावा की फायरिंग से जान की बाजी हार गई थी। अब मेरी समझ में ये बात आई कि जगत सिंह ने अचानक ऊपर तरह 2 दस्ती बम क्यों फेंक दिए थे। उसने आशा की इज्जत और जान के हथियारे को देख लिया था। उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अभी तो मैंने उसे पकड़कर रोक लिया था, वरना वो पता नहीं मजीद क्या कर गुजरता। अच्छा किया जगत सिंह, मैंने राइफल से नया मैगजीन अटैच करते हुए कहा, लेकिन अब जरा तहम्मुल से काम लो। मुमकिन है कुछ देर बाद इन दस्ती बमों की और ज्यादा जरूरत पेश आए। मेरा फिक्रा मुकम्मल हुआ ही था कि गोलियों की एक बौछार आई और हमें अपनी पोजीशन पर दुबकना पड़ा। हमें अंदाजा हुआ कि फायरिंग का जाविया अब बदल गया है और पहले की तरह हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। इसकी वजह जगत के फेंके हुए 2 दस्ती बम ही थे। इन 2 धमाकों के बाद आगे बढ़ाने वाले मध्य मुकाबलों को अब काफी पीछे हटना पड़ गया था। तहम इन्होंने हमारे गिर्द अपना घेरा टूटने नहीं दिया। इन्होंने इर्द गिर्द की सब रोशनियां ऑन कर दी थी और अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स से भी मदद ले रहे थे। यकीनन 2-3 मिनट बाद ये लोग नई सफ बंदी के साथ भरपूर जोरदार हमला करने वाले थे। अपने करीबी साथी की मौत ने यकीनन जावा को भी शोला जवाला बना दिया था। अब क्या करना है? इमरान ने सवालिया नजरों से नसीर अहमद की तरफ देखा। हम यहां से निकल सकते हैं जी, हम निकल जाएंगे। कैसे? एक रास्ता है यहाँ। ये पीछे आप जो प्याला सा देख रहे हैं ना, यह साइकिल रेस का स्टेडियम है। मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ इस जगह को। इस स्टेडियम में दाखिल होने के लिए साइकिलिस्ट एक सुरंग में से गुजर कर आते हैं। ये सुरंग आजकल टूट फूट का शिकार है और बंद पड़ी है। यह हमें यहाँ से निकलने का मौका दे सकती है। कितनी लंबी है? मेरा मतलब है घेरे से निकल सकती है? मैंने पूछा। जरूर निकाल देगी जी, लेकिन एक मसला होगा, हमारी गाड़ियां तो यहाँ आते ही में। हम बड़ी प्लानिंग से पीछे हटे। 3-4 राइफल बरदार पोजीशन बदल बदल कर
जोरदार फायरिंग करते रहे। हम नीचे आ गए। पूरब कुमार और इब्राज सदीकी की लाशों को वहीं छोड़ना दिलो दिमाग पर बहुत गिरां गुजरा, लेकिन इसके सिवा चारा भी नहीं था। औरतों को अपने दरमियान रखते हुए हम स्टेडियम के सुरंग के दहाने पर पहुंच गए। इमरान के साथ ही अपनी गाड़ियों में से कुछ एमुनिशन निकालने में भी कामयाब हो गए थे। इमरान ने मोबाइल पर जगत सिंह को हदायत देते हुए कहा, 2 ग्रेनेड फेंको और पोजीशनें छोड़कर नीचे भागाओ। जो हुक्म सरकार है। जगत सिंह की आवाज उभरी। चंद ही सेकंड बाद 2 की बजाय 3 जोरदार धमाके हुए, जिन्होंने घेरा डालने वालों में खलबली सी मचा दी। जगत सिंह ने एक बम इजाफी फेंका था। दस्ती बम तो उसके हाथ में आकर जैसे खुद ही ब्लास्ट के लिए मचलने लगता था। मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक खिड़की में से देखा। जावा ग्रुप की एक जीप को आग लगी हुई थी। जगत सिंह और बाकी शूटर्स सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आए और हमारे साथ इस तारीक जमीन दोज रास्ते में दाखिल हो गए। इस रास्ते को ढलवान बनाया गया था शायद इसलिए कि साइकिलिस्ट स्टेडियम में दाखिल होते वक्त रफ्तार पकड़ सकें। रास्ते की छत कई जगह से बैठ चुकी थी। यहाँ झाड़ झंकार था और आवारा जानवरों की गिलाजत थी। इमरान के पुश्ती थैले में से एक बड़ी टार्च निकल आई थी। एक टार्च कुर्बान के पास भी थी। हम उनकी रोशनी में तेजी से आगे बढ़ते चले गए। मैडम सफूरा को इमरान ने एक पिस्तौल दे दिया था। खवातीन में वो सबसे ज्यादा हौसले में थी। वो बार बार इर्द गिर्द देख रही थी। आखिर उसने मुझसे पूछा, सदीकी कहाँ है ताबिश? मैंने इमरान की तरफ देखा। वो जल्दी से बोला, वो जख्मी हो गया मैडम, उसे हमने पहले ही यहाँ से निकाल दिया है। कहाँ? कुर्बान के बंदे ले गए हैं। इमरान ने बात खोल की। मैडम सफूरा जांदीदा औरत थी, समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल इस नाजुक मौका पर उसने इमरान से या मुझसे सवाल और जवाब करना मुनासिब नहीं समझा। शदीद तनाव की कैफियत थी। हमें कुछ मालूम नहीं था कि जब हम इस जमीन दोज रास्ते से बाहर निकलेंगे तो सूरत हाल क्या होगी। राइफलें हमारे हाथों में बिल्कुल तैयार हालत में मौजूद थी। हमारा वास्ता मुंबई के जालिम तरीन लोगों से था। हमें ज़ेरे ज़मीन रास्ते से बाहर निकले तो कुर्बान अली की फहमो फरासत पर यकीन करना पड़ा। हम एक घेरे से बाहर एक महफूज जगह पर थे। गालिबन ज़मीन दोज रास्ते वाला ऑप्शन कुर्बान अली के जहन में पहले से मौजूद था, इसलिए यहाँ रुकते वक्त उसने कहा था कि रुकने के लिए एक बहुत मुनासिब जगह उसके जहन में है। दरख्तों के दरमियान से सामने एक सड़क के आसार नजर आ रहे थे। कुर्बान अली और नसीर की रहनुमाई में हम उस सड़क की तरफ बढ़े। हमारा इरादा था कि हम यहाँ से गुजरने वाली 1-2 गाड़ियों को रोकेंगे, मगर इससे पहले ही हमारी नजर एक बस पर पड़ गई। यह बस सड़क के किनारे दरख्तों में खड़ी थी। इस स्टाइलिश बस पर एक बैनर लगा था जिससे पता चलता था कि ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को तफरीही दौरे पर लेकर सूरत आई हुई है। मैंने इमरान को बताया। हमने फौरी मशवरा किया। हम सब दरख्तों में दुबके रहे। मैडम सफूरा इस बस की तरफ गई। उसकी शाल के नीचे पिस्तौल मौजूद था। उसने बस का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर मौजूद अफराद से कुछ बात की। दरवाज़ा खुला तो मैडम ने पिस्तौल निकाल लिया। मैं और नसीर अहमद भी झपट कर मौका पर पहुंच गए। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद था। दोनों नींद से जागे थे और हक्का बक्का होकर हमारे आतिशी हथियारों को देख रहे थे। फरमानदाम ड्राइवर का ताल्लुक यकीनन मुंबई से था और लगता था कि उसने चर्च का सूटा वगैरह भी लगा रखा है। हमने सबसे पहले उसकी तलाशी ली, फिर उसकी मुश्कें कसती। इस दौरान में लड़कियों समेत सब अंदर दाखिल हो चुके थे। नसीर अहमद ने ड्राइवर से चाबी लेकर बस का इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन लाइट से ऑन नहीं की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ तबाह होने वाली कार के शोले नजर आ रहे थे और फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। अंदाजा हो रहा था कि वो लोग अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए हैं। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। वो किसी भी वक्त हमारी जानिब आ सकते थे। नसीर ने माहिराना अंदाज में बस को हरकत दी और उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। बस बर्क रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवां हो चुकी थी। ये एक अच्छी रशियन बस थी, एयर कंडीशनड, आरामदेह और पावरफुल। अचानक इमरान के फोन पर सिग्नल आए। स्क्रीन पर जावा का जाती नंबर चमका। ये उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई थी। पहले हम जावा को फोन कर रहे थे और वो हमें घास नहीं डाल रहा था। इमरान ने कॉल रिसीव की। जावा बगैर किसी तमहीद के चिंगाड़ा हीरो के बच्चे, कहाँ है तू? तेरा क्या ख्याल है मुझे कहाँ होना चाहिए? वो दाड़ा, एक बात मैं तुझे बता दूं, जमीन की 7वीं तय में भी चले जाओगे ना तो आराम ज़ादो तो वहां से भी खींच लूंगा तुम सबको। तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है कि अपने हाथ से खुद को गोलियां मार लो, खत्म कर लो, जीवन अपना खत्म कर लो, नहीं तो मौत की बेक मांगना पड़ेगी और वह मिलेगी नहीं तुम्हें। तैश की शिद्दत से उसकी आवाज फट गई थी। इमरान ने कहा, हम आत्महत्या करने वाले लोग नहीं हैं। तू अपनी खैर मना जावा, तेरा सूरज गरूब होने वाला है। अगर पीछे नहीं हटेगा तो प्रेम चोपड़ा से बुरी मौत आएगी तेरे हिस्से में। इसके साथ ही इमरान ने फोन बंद कर दिया। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि जावा उसे बातों में लगाए और इस तरह हमारी लोकेशन के बारे में कोई इशारा उसे मिले। ये तो यकीनी बात थी कि वो लोग बूगीर कुत्तों की तरह हमारी चारों तरफ फैल गए हैं और हमारी तलाश पूरी शिद्दत से शुरू हो गई है।
हमारे हक में सिर्फ एक ही बात जाती थी कि हम पहले वाली गाड़ियां छोड़ चुके थे और जिस नई गाड़ी में हम थे इसके बारे में अभी तक जावा और उसके हवारियों को कुछ मालूम नहीं था। दिन चढ़ जाता तो यकीनन वो कदमों के निशान ढूंढते और इस वक्त तक शायद किसी को यह पता भी चलता कि यूनिवर्सिटी की बस यहाँ दरख्तों में खड़ी थी और अब वो अपनी जगह मौजूद नहीं है। सूरत शहर से 3 बड़ी सड़कें मुख्तलिफ इतराफ में निकलती थीं। अभी तो जावा वगैरह को यह भी पता नहीं था कि हम किस रुख पर गए हैं। 15-20 किलोमीटर मजीद आगे जाकर हमने एक और काम किया और वो ये कि ड्राइवर और कंडक्टर को निकालने के लिए बस रोकी। इन दोनों की मुश्कें बड़ी अच्छी तरह कसी हुई थी और मुंह में कपड़े ठुसे हुए थे। हमने सड़क से काफी हटकर उन्हें दरख्तों के एक झुंड में फेंक दिया। कभी उम्मीद थी कि वो सुबह तक यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। सबसे पहले हमें भड़ोच के करीब एक पुलिस नाके पर रोका गया। या नसीर अहमद ने गाड़ी के कागजात दिखाए, रूट परमिट वगैरह चेक कराया और बताया कि वो रूटीन के मुताबिक सवारियां लेकर अहमदाबाद जा रहा है। हमें आगे जाने दिया गया। ताम नाके पर गैर मामूली नफरत देखकर हमें अंदाजा हो गया कि चारों तरफ घंटियां खड़क चुकी हैं और पुलिस से हाई अलर्ट हो चुकी है। हम तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते रहे। नसीर अहमद की ड्राइविंग जबरदस्त थी। सरवत मेरे साथ बैठी थी, वो बिल्कुल चुप थी और उदासी की तस्वीर नजर आती थी। मेरा दिल चाहता था कि वो कोई बात करे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो जब भी कुछ कहेगी नुसरत या फिर यूसुफ के बारे ही में कहेगी। उसके दिल में जो कुछ भी था वो मुझ पर कुछ जाहिर नहीं होने देती थी। चेहरे से यही लगता था कि वो मुझसे और मेरे प्यार से लाताल्लुक हो चुकी है और उसे कोई गुनाह समझने लगी है। कुछ देर बाद वो बोली। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक उसने नुसरत के बारे ही में पूछा। ताबिश, नुसरत की तबीयत अब कैसी है, कुछ पता चला आपको? नहीं सरवत, तुम्हें आखिरी फोन कब आया था? आपके जाने के दूसरे दिन। उसके बाद इन लोगों ने हमसे फोन ही वापस ले लिया। शायद इमरान को कुछ पता हो, मैंने कहा और उठकर इमरान के पास आ गया। वह पूरब कुमार की मौत पर कुर्बान अली को तसल्ली दे रहा था। मैं उसके साथ वाली निशिस्त पर बैठ गया। क्या बात है ताबी? उसने मेरे तासुरात देकर पूछा। क्या क्या छुपाओगे इमरान? मैंने गंभीर आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुर्बान अली की तरफ देखा। वो मेरा इशारा समझ गया और उठकर अगली निशिस्तों पर चला गया। मैंने कहा, इमरान, नुसरत के बारे में क्या इतला है तुम्हारे पास? वही जो तुम्हारे पास है। बकवास बंद करो, मैंने दांत पीस कर कहा। बेवकूफ बना रहे हो। तुम समझते हो कि सारी दुनिया की अकल सिमट कर तुम्हारे दिमाग में आ गई है? हर चीज के ठेकेदार बन जाते हो तुम। तुमने बताया क्यों नहीं कि नुसरत की हालत इतनी खराब है? कहाँ है वो? पाकिस्तान में या ऑस्ट्रिया में? उसने पलकें झपकाकर जरा ताज्जुब से मुझे देखा, फिर गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि तुमने नसीर के कंप्यूटर से छेड़छाड़ की है या फिर कुछ भी है। मैंने तेजी से उसकी बात काटी। कहाँ है नुसरत? अभी लाहौर ही में, परसों उसे ऑस्ट्रिया शिफ्ट किया जाएगा। तुमने ये सब क्यों छुपाया? तुम पहले ही सरवत की वजह से बहुत परेशान थे। मैं तुम्हें मजीद परेशान करना नहीं चाहता था, फिर तुम कर भी क्या सकते थे? मेरे जहन में था कि नुसरत ऑस्ट्रिया पहुंच जाए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो फिर तुम दोनों को बताऊं। देखो, इतनी बड़ी बात होगी, इसके जिगर की ट्रांसप्लांटेशन तक नौबत आ गई है और तुमने मुझे और सरवत को बिल्कुल बेखबर रखा हुआ है। बेखबर नहीं रखा हुआ, बाखबर करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम देख ही रहे हो, जब से रत्नागिरी के लिए रवाना हुए हैं कहीं एक पल की फुर्सत नहीं मिली। इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि ये बता देते इकबाल अब हम में नहीं है। मेरी आवाज भरा की। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर संभल कर बोला, वेरी सॉरी ताबी, मुझे पता है तुम्हें भी इसका इतना ही ख्याल था जितना मुझे। बस इसका और हमारा इतना ही साथ था ना यार। इमरान ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बहुत गहरी संजीदगी ने उसके चेहरे को ढांप लिया था। मुझे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों चंद सेकंड तक बिल्कुल गुमसुम बैठे रहे, अंदर से खाली और वीरान। आखिर मैंने कहा, एक तरफ दोस्त भी कहते हो, दूसरी तरफ इतनी अहम बातें छुपाते हो। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं तुम्हारी, या फिर मुझे इस काबिल ही नहीं समझते हो। नहीं ताबी, बस समझो कि टाइमिंग की थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ तो अब भी हो रही है। तुम अब भी मुझे अंधेरे में रख रहे हो। वह सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी वो कौन सी बात है जिसका पता जावा को चला है और जिसके बाद वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया है? और जावा के साथ पुलिस और BSF भी। जाहिर है कि वो कोई मामूली बात तो नहीं होगी। इससे पहले कि इमरान जवाब में कुछ कहता, पुलिस मोबाइल का हूटर सुनाई दिया। हमने मुड़कर देखा। रिवॉल्विंग लाइट वाली एक मोबाइल बर्क रफ्तारी से हमारे पीछे आ रही थी। हूटर का मतलब यही था कि हमें रुकने के लिए कहा जा रहा था। खान जी, क्या करना है? नसीर अहमद ने ड्राइविंग करते करते इमरान से पूछा। रुकना पड़ेगा वरना ये लोग मजीद पेटी भाइयों को बुला लेंगे, इमरान ने कहा। पुलिस मोबाइल हमारे पहलू में आ चुकी थी। बाएं तरफ बैठा हुआ बावर्दी ऑफिसर रुकने का इशारा दे रहा था। इमरान के कहने पर नसीर ने बस की रफ्तार आहिस्ता कर दी और उसे किनारे की तरफ ले आया। जिलानी ने अपना जख्मी बाजू चादर में छुपा लिया।
असलिया नशिस्तों के नीचे और दीगर महफूज जगहों पर छुपा दिया गया। इमरान ने अपने सीने पर अखबार फैला लिया और साइलेंसर लगा पिस्तौल इसके नीचे रख लिया। 2 मजीद राइफलें भी पुलिस वालों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी, बस रुक गई। नसीर अहमद ने नीचे उतरकर पुलिस वालों को कागज चेक कराए और इनके सवालों को जवाब दिए। ये कुल 3 एहलकार थे। इंस्पेक्टर अभी तक मोबाइल की अगली नशिस्त पर विराजमान था। ये रात के 2:30 बजे का अमल था। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम थी। पुलिस मोबाइल की अंदरूनी रोशनी में इंस्पेक्टर के कंधे के 3 फूल दमक रहे थे। प्लानिंग के मुताबिक नसीर ने पुलिस वालों के सवालों के जवाब दिए और इन्हें बताया कि वो सूरत से रूटीन की सवारियां लेकर बरास्ता भड़ोच अहमदाबाद जा रहा है। सवारियों वाला दरवाजा खुलवाकर दोनों पुलिस वाले अंदर आ गए। उनके पीछे ही पीछे फरबा अंदाम इंस्पेक्टर भी चलाया। वो बस की तलाशी लेने लगे। उनके हुक्म पर नसीर ने बस की अंदरूनी रोशनियां जला दी। वो एक एक का चेहरा देख रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने जगत सिंह पर खसूसी तवज्जो दी। कहाँ से आए हो? इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में पूछा। सूरत से जी, मैं मजदूरी करता हूँ जी। अहमदाबाद में मेरा छोटा भरा कृष्णा गड्डियों की मुरम्मत शरम्मत करता है, उसके घर काका हुआ है, बधाई देने जा रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड? शनाख्ती कार्ड तो नहीं है जी इस वेले, लाइसेंस है। जगत सिंह ने एक फटा पुराना लाइसेंस दिखाया। ये ड्राइविंग लाइसेंस था और यकीनन जगत का अपना नहीं था। पुलिस वाला पूरी तरह मुतमईन तो नहीं हुआ। बहरहाल उसने जामा तलाशी के बाद जगत को बैठने का इशारा किया। मैडम सफूरा से भी सवालों जवाब किए गए। बाकी लड़कियां अपने मुंह लपेटे बैठी थीं। इनके चेहरों का बहुत थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। ऐश्वर्या राय की तो बस आंखें ही दिखाई देती थी। तलाशी और पूछताछ के बाद पुलिस वाले गाड़ी से उतर गए, लेकिन इंस्पेक्टर उतरते उतरते रुक गया। उसे इमरान पर कुछ शक हुआ था। वो वापस आया। इमरान ने अखबार गोद में रखकर उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा शुभ नाम? इंस्पेक्टर ने पूछा। विजय कुमार। इंस्पेक्टर ने मजीद कोई सवाल करने के बजाय अपना मोबाइल फोन निकाला और जरा रुख फेर कर इसमें कुछ देखने लगा। मैंने अंदाजा लगाया कि वह कैमरे के ऑप्शन में जाकर फोटो एल्बम चेक कर रहा है। शायद इस एल्बम में इमरान की तस्वीर मौजूद थी। चंद सेकंड बाद इंस्पेक्टर ने पलटकर इमरान को देखा, तब फिर से मोबाइल फोन के स्क्रीन को घूरा। कतरे की घंटी बज उठी थी। मैंने देखा इंस्पेक्टर ने अपना हाथ अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ाया है। 1 सेकंड बाद सरकारी पिस्तौल उसके हाथ में आने वाला था, लेकिन यह सेकंड इंस्पेक्टर के लिए बहुत तवील साबित हुआ। अखबार के नीचे से इमरान के साइलेंसर लगे पिस्तौल ने ठक से गोली उगली और इंस्पेक्टर अपने दिल को थामता हुआ जख्मी जेलानी के ऊपर गिरा। इमरान की चलाई हुई दूसरी गोली ने ASI की पेशानी पर मौत की सुर्ख बिंदिया लगा दी। दूसरा शख्स जो राइफल मैन था और बिल्कुल नौजवान था, बस के दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं था। उसने फुर्ती से नीचे उतरने की कोशिश की। सफूरा ने उसके रास्ते में टांग अड़ाई और वह ऊंधे मूंधे शिस्तों के दरमियानी रास्ते में गिरा। राइफल उसके हाथ से निकल गई थी। इमरान ने उसकी तरफ पिस्तौल सीधा किया। भगवान के लिए नहीं, मुझे मत मारो, वो हकलाया। तुम झूठे पुलिस मुकाबलों में बेगुनाहों को मार देते हो, ये तो सच्चा मुकाबला है, इमरान ने बेरहम लहजे में कहा और 2 दफा ट्रैगर दबाकर इस तीसरे एहलकार को भी ठंडा कर दिया। सरवत कत्लो गारत की सूरत हाल पर शश्तर थी। उसका चेहरा नकाब में था, लेकिन आंखों से जाहिर हो रहा था कि वो सरतापा खौफ के नरगे में है। ऐश्वर्या समेत तीनों लड़कियों का भी कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं था। मेरा ख्याल है इनकी लाशें इनकी गाड़ी ही में डाल दी जाए इमरान। मैंने इमरान के कान में सरगोशी की। मुनासिब ख्याल है, वो बोला। उसने नसीर से कहा कि वो बस चलाकर 40-50 मीटर आगे दरख्तों में ले जाए। नसीर ने इस हदायत पर अमल किया। मैं बस से नीचे उतरा और पुलिस मोबाइल को स्टार्ट करके बस के करीब ले गया। तारीकी हमारी मदद कर रही थी। हमने तीनों लाशें बस से निकालकर पुलिस कार में रख दी। हमने इन्हें निशिस्तों पर इस तरह बिठा दिया कि वो कार के अंदर ही आराम करते नजर आ रहे थे। अमूमन पेट्रोलिंग पुलिस इसी तरह गाड़ी किसी किनारे पर लगाकर सस्ता लिया करती है। खासतौर से इंस्पेक्टर को देखकर तो बाइन यही लग रहा था कि अखबार पढ़ते पढ़ते उसे चेहरे पर फैला कर सो गया है। बस आगे रवाना होगी। इमरान के साथियों ने बड़ी तेजी के साथ बस के फर्श को खूनी आलाइशों से साफ कर दिया। इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन और सब इंस्पेक्टर का वायरलेस सेट हम अपने साथ ले आए थे। वायरलेस पर मुसलसल पैगामात नशर हो रहे थे। इन पैगामात से हमें कुछ मदद भी मिली। अंदाजा हो रहा था कि अहमदाबाद के करीब मेन रोड पर 1-2 सख्त नाके लगे हुए हैं। नसीर अहमद और कुर्बान अली ने मशवरा किया और फैसला हुआ कि हम एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ये सड़क जरा तवील थी, लेकिन यहाँ खतरा कम था। इस रास्ते पर पहुंचने के बाद हमने पुलिस वालों का वायरलेस और मोबाइल सेट दोनों बंद कर दिए। मैं करीब से गुजरा तो सरवत ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। नुसरत का कुछ पता चला? उसने पूछा। हाँ, उसकी तबीयत कुछ खराब है, हो सकता है कि उसे फिर ऑस्ट्रिया ले जाना पड़े, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं सरवत। इमरान बता रहा है कि वो खा पी रही है और खुद चलकर वॉशरूम तक जाती है। और ओ गॉड, नुसरत ने अपना माथा पकड़ लिया। मेरा दिल कहता था कि वो ठीक नहीं है। अगर उसे ऑस्ट्रिया ले जा रहे हैं तो फिर वो ठीक तो ना हुई ना। वो उठ खड़ी हुई। मैं खुद पूछती हूँ इमरान साहब से। इमरान कुर्बान अली और उसके साथियों के साथ मशवरे में मसरूफ था।
मैंने सरवत को खींचकर वापस बिठा लिया। प्लीज सरवत, जरा हौसले से काम लो। हमें सबसे पहले तो खुद मौत के इस घेरे से निकलना है, तभी नुसरत या किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे ना। एक बार फिर पुलिस की मोबाइल कारों के मनहूस से हूटर सुनाई दिए। हम सब चौंक कर अक्कम में देखने लगे। नीले और सुर्ख रंग की रिवॉल्विंग लाइट से अंदाजा हो रहा था कि ये 2 कारें हैं। लगता है कार में पुलिस वालों की लाशें देख ली गई हैं। जलानी ने ख्याल जाहिर किया, हो सकता है और नहीं भी। बहरहाल अब रुकना मुनासिब नहीं होगा। अगर ये लोग फायरिंग करके हमें रोकना चाहें तो फौरी जवाबी फायरिंग की जाए, इमरान ने कहा, और बड़ी कड़ाके की फायरिंग होनी चाहिए। जगत सिंह ने लुकमा दिया। चांदनी कर दो इन कुत्तों की गड़ियां। जगत ठीक कह रहा है, बस का टायर ब्रस्ट हो गया तो कुछ भी हो सकता है, इमरान ने तायद की।